हेलो, वेलकम टू वीएस नर्सिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन क्लासेस के अंदर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। अपना कंटिन्यू क्लास चल रही है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड, और उसके बीच में आपको फ्रैक्चर्स और स्प्लिंट के बारे में बताया गया है। और आज अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन ने स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया था, एक्सियल, दूसरा था अपेंडिकुलर। एक्सियल लगभग अपने कंप्लीट कर लिया है पूरा। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, जो पेरिफेरल के अंदर होता है, जिसमें शोल्डर आते हैं, हिप आता है, और चारों की चारों एक्सट्रीमिटी आती है, दो अपर एक्सट्रीमिटी एंड दो लोअर एक्सट्रीमिटी। इसके अंदर 226 बोन होती है। अगर सबसे पहली अपन बात करेंगे अपन शोल्डर गल्डर के बारे में, इसमें दो बोन होती हैं, एक क्लेविकल, दूसरी होती है स्कैपुला। अब बात करते हैं क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बोन हो जाती है अपनी बॉडी की, एकमात्र ऐसी बोन है जो हॉरिजॉन्टल में होती है। बाकी सारी की सारी बोन होती है या तो लॉन्गिट्यूडिनली होती है या ऑब्लिक। अगर रिब्स की बात करें, ये रिब्स कितने ऑब्लिक होती है, लेकिन एकमात्र बोन होती है जो हॉरिजॉन्टल बोन होती है। दूसरा, ये इसका अगर मैं शेप की बात करूं, इसके अंदर अगर शेप की बात करूं तो ये एस शेप की बोन होती है। किस शेप की बोन होती है? एस शेप बोन होती है। दूसरा, अगर इसके अंदर बात करें, इसी बोन को, क्लेविकल बोन को ही किस नाम से जानते हैं? ब्यूटी बोन। किस नाम से जाना जाता है? ब्यूटी बोन के नाम से। या इसी को ब्यूटी बोन, या इसी को किस नाम से जाना जाता है? कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। कॉलर बोन को नाम से जाना जाता है। अगली बात करें क्लेविकल के बारे में। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी बॉडी के अंदर मोस्ट फ्रैक्चर अगर कोई बोन होती है एडल्ट के अंदर, बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर बोन होने वाली कौन सी है? क्लेविकल। और क्लेविकल न्यू बॉर्न में भी सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होती है ड्यूरिंग लेबर। जब वो लेबर में पेल्विस से बाहर निकलता है तो मैक्सिमम चांसेस किसके होते हैं? क्लेविकल बोन के फ्रैक्चर। और इस बोन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में फर्स्ट ओसिफाइड बोन कौन सी होती है? फर्स्ट ओसिफाइड बोन कौन सी होती है? फर्स्ट ओसिफाइड बोन, फर्स्ट ओसिफाइड बोन कौन सी होती है? यही होती है फर्स्ट ओसिफाइड बोन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में फर्स्ट ओसिफाइड बोन कौन सी होती है? फर्स्ट ओसिफाइड बोन कौन सी होती है? क्लेविकल। अगली बात करें तो मैंने आपको बताया था हीमोपोएटिक फंक्शन के बारे में। अपने बोन के अंदर हीमोपोएटिक फंक्शंस होते हैं, जिसमें ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। जो आपके एडल्ट के अंदर बात करें तो मैक्सिमम फ्लैट बोन आपके बोन मेरो का फॉर्मेशन करती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन करती है। लेकिन एकमात्र ऐसी फ्लैट बोन है जो किसका फॉर्मेशन नहीं करती है? ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेडुलरी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, ड्यू टू लिखा हुआ ओनली फ्लैट बोन वेयर हीमोलाइसिस नहीं है, हीमोपोइसिस है। हीमोपोइसिस नॉट अकर्ड बिकॉज ड्यू टू absence of medullary cavity, और वो कैविटी जहाँ पर बोन मेरो मिलता है वो एब्सेंट होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से एकमात्र फ्लैट बोन है जो हीमोपोइसिस फंक्शन नहीं करती। क्लियर है? इस क्लेविकल के अंदर देखते हैं तो ये वो एंड है जहाँ से वो स्टर्नम से जुड़ेगा। ये वो एंड है जो एक्रोमिन प्रोसेस से जुड़ेगा। एक्रोमिन प्रोसेस हमने बता रखा है कि ये शोल्डर ब्लेड, जिसको स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुला का हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहलाता है? एक्रोमिन प्रोसेस, और उससे जाके ये जुड़ती है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कोनोइड ट्यूबरकल्स देखने को मिलेगा। कौन सा ट्यूबरकल्स? कोनोइड ट्यूबरकल्स देखने को मिलेगा। क्लियर है? अगली बात करते हैं, क्लेविकल के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट बोन आती है वो कौन सी होती है? स्कैपुला, जो कि आपके शोल्डर गर्डल की सेकंड बोन होती है। स्कैपुला की बात करें, स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। और ये जो बोन होती है ये ट्रेंगुलर शेप की होती है। किस शेप की होती है? ट्रेंगुलर शेप की बोन होती है। आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंगल के शेप की बोन होती है। अब दूसरी चीज होती है, इस बोन के अंदर अगर बात करें,
इस बोन के अंदर एक कैविटी होती है जो एक्रोमिन प्रोसेस से उधर की तरफ की बात करें, पीछे की तरफ, अगर ये एक्रोमिन प्रोसेस के पीछे की तरफ बात करें तो ग्लिनोइड कैविटी होती है। और ये वो प्रोसेस होता है जहां पर आपकी क्लेविकल आकर अटैच होती है और एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, ये एक कैविटी है जहां पर ह्यूमरस का हेड आके फिट होता है और आपका शोल्डर जॉइंट बनता है। कौन सा जॉइंट बनेगा? शोल्डर जॉइंट। और ये जो शोल्डर जॉइंट बनेगा बच्चों, ये जो शोल्डर एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है। और इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर दो फोसा देखने को मिलता है, सुप्रा स्पिनेटस फोसा और इंफ्रा स्पिनेटस फोसा। ये फोसा क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। ये इंफ्रा मतलब नीचे की तरफ होते हैं, इंफ्रा स्पिनेटस फोसा और सुप्रा स्पिनेट फोसा, ये दो फोसा होता है। इसके अलावा यहां पर आपको कोरेकोइड प्रोसेस देखने को मिलेगा। क्लियर है? यह आपकी स्कैपुला है। स्कैपुला के बाद में जो नेक्स्ट बोन आती है, अगर हम अपर एक्सट्रीमिटी, ये आपकी शोल्डर गडल पूरी होती है। अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें, अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर ये ह्यूमरस है दो, इधर रेडियस एंड अल्ना होगी, उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजियस। सबसे बड़ी बोन जो एक्सट्रीमिटी की सबसे बड़ी बोन है वो कौन सी मानी जाती है? ह्यूमरस को सबसे बड़ी बोन मानी जाती है। इसी बोन को क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड फनी बोन। किस नाम से जानते हैं? इसी को फनी बोन के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपर एक्सट्रीमिटी की सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ी बोन होती है। तीसरा, इसके अंदर दो जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया था प्रॉक्सिमल एंड जो आपके हेड के नजदीक होता है उसको प्रॉक्सिमल माना जाता है, एंड ये जो एंड होता है इसका डिस्टल एंड होता है। प्रॉक्सिमल एंड क्या बनाएगा? आपका शोल्डर जॉइंट। प्रॉक्सिमल एंड क्या बनाएगा? शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जो कि एक तरह का कैसा है बच्चों? मैंने बताया था साइनोवियल जॉइंट। कैसा है? साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट। और अगर मैं बात करूं बच्चों डिस्टल एंड, डिस्टल एंड आपका क्या बनाएगा? एल्बो। क्या बनाएगा? एल्बो। डिस्टल एंड क्या बनाएगा? एल्बो। और एल्बो भी एक साइनोवियल जॉइंट है, बस उसका टाइप है हिंज टाइप, हिंज जॉइंट। कैसा है? साइनोवियल नोवियल हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। क्लियर है? ये एक एल्बो साइनोवियल हिंज जॉइंट है। सिर्फ एक प्लेन में ही इसका क्या होता है? मूवमेंट होता है। 180 डिग्री से ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। जबकि शोल्डर जिसको अपन क्या बोलेंगे? एक साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। क्लियर है? अगली जो चीज आती है ह्यूमरस के बाद में, कुछ ह्यूमरस से रिलेटेड क्या है? कुछ ह्यूमरस फ्रैक्चर से रिलेटेड कुछ ट्रैक्शन यूज लिए जाते हैं। ट्रैक्शन अपन फ्रैक्चर में पढ़ते हैं, लेकिन मैं कुछ बोन के साथ साथ ट्रैक्शन को पढ़ाता हूँ। और जो ह्यूमरस फ्रैक्चर के लिए कौन कौन से स्पेशल जो ट्रैक्शन होते हैं वो यूज लिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रैक्शन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है डनलॉप ट्रैक्शन, और दूसरा होता है स्मिथ ट्रैक्शन। बच्चों ये दोनों के दोनों ह्यूमरस फ्रैक्चर के लिए काम में लिया जाता है। अब बात आती है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस बोन के लिए काम में लिया जाता है। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर क्या होता है? सुनिए, ये जो ह्यूमरस बोन देख रहे हो, ह्यूमरस बोन का ये जो इलाका क्या कहलाता है? सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। कौन सा? सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। और यहां पर ये जो आपको फोसा दिख रहा है, इस फोसा को ओलिक्रेनॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओलिक्रेनॉन। इसके अंदर दो चीज होती हैं, ये ग्रेटर ट्यूबरकल्स होता है, यहाँ पर पास में एक लेजर ट्यूबरकल्स भी देखने को मिलता है। इस ग्रेटर ट्यूबरकल्स एंड लेजर ट्यूबरकल्स भी आपको इसके ह्यूमरस बोन में देखने को मिलता है। क्लियर है? अगली जो चीज आती है बच्चों, ये इस सुप्राकॉन्डाइलर अगर फ्रैक्चर आपके यहाँ से होता है, इस सुप्राकॉन्डाइलर रीजन में फ्रैक्चर होता है, तो किस प्रकार का ट्रैक्शन यूज लिया जाता है? वो डनलॉप ट्रैक्शन। दूसरा कौन सा होता है? स्मिथ ट्रैक्शन। डनलॉप ट्रैक्शन की पिक्चर आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको एक फोर्स लगता है इस तरफ, और दूसरा फोर्स किससे लगाया जाता है? इस तरफ। तो ये जो ट्रैक्शन है इसको क्या बोलेंगे? डनलॉप ट्रैक्शन। जबकि ये जो ट्रैक्शन आपको दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा ट्रैक्शन है? स्मिथ ट्रैक्शन। दोनों की इमेज याद रखनी है, बार बार इमेज आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ये दोनों ट्रैक्शन
कहाँ पर यूज लिया जाता है? सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस बोन। ये आपको ये भी पूछा जाता है कि स्मिथ ट्रैक्शन कहाँ काम में लिया जाता है, डनलॉप ट्रैक्शन कहाँ काम में लिया जाता है। क्लियर है? अगली जो चीज आती है बच्चों वो आती है ह्यूमरस के बाद में दो बोन आती है, रेडियस एंड अल्ना, जो कि फोर आर्म की बोन होती हैं। अगर हम बात करें अंगूठे के जस्ट अपोजिट आपकी कौन होती है? अल्ना होती है, और अगर अंगूठे की तरफ होती है वो होती है रेडियस। अगर इन दोनों की अगर लेंथ के बारे में बात की जाए तो अल्ना का डायमीटर और लेंथ ज़्यादा होता है विद कंपेयर टू रेडियस। अगर मैं बात करूँ इनकी पोजिशन, अगर पोजिशन की बात करूँ तो रेडियस में लिखूंगा टूवर्ड द थंब की तरफ होती हैं, जबकि ये अपोजिट टू थंब के क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं, जबकि आपकी जो रेडियस है टूवर्ड द थंब होती है, थंब की तरफ होती है आपकी रेडियस, जस्ट इसके अपोजिट कौन होती है? अल्ना। अगर इस रेडियस और अल्ना के डायमीटर की बात करें, अगर हम पिक्चर की बात करें इनकी, तो ये जो इसकी साइज है ये भी छोटी होती है विद कंपेयर टू अल्ना के। तो ये जो रेडियस है इधर वाली कौन होगी? अल्ना। अल्ना के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों अल्ना और रेडियस आपस में एक जॉइंट से जुड़ी रहती हैं, इसको बोलते हैं रेडियो अल्नार जॉइंट। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जॉइंट को इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। कौन सा जॉइंट? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट। और इसको क्या बोला जाता है बच्चों? डिस्टल। इसको क्या बोला जाता है? डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। रेडियो अल्नार जॉइंट। क्लियर है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट है। अब बात करते हैं सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये अपने फ्रैक्चर के टाइप्स में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद बात करें यहां पर अल्ना के ऊपर, यहाँ पर आपको एक ओलेक्रेनॉन प्रोसेस देखने को मिलता है। ये ओलेक्रेनॉन प्रोसेस आपके ह्यूमरस बोन के अंदर ओलेक्रेनॉन फोसा होता है, उसमें आके फिट होता है, तभी आपकी कॉनी अंदर की तरफ मूव करती है। तो ओलेक्रेनॉन प्रोसेस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अल्ना पर। लेकिन ओलेक्रेनॉन फोसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ह्यूमरस के अंदर। अगर हम बात करें रेडियस और अल्ना की, तो बच्चों ये जो रेडियस और अल्ना की बात करें तो ये वाला प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये वाला डिस्टल एंड है। जो अभी मैंने हाथ बनाया है कुछ इस तरीके से बनाया है, अंगूठे की तरफ है, तो ये अंगूठे की तरफ क्या होगा बच्चों? रेडियस होगा। अंगूठे के अपोजिट ये कौन होगी? अल्ना। अब अल्ना के जब ओलिक्रेनॉन प्रोसेस से जब नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ यहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसको अल्नर ट्यूब्रोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्नर ट्यूब्रोसिटी। क्लियर है? इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। अब कभी कभी रेडियो और अल्ना का फ्रैक्चर होता है, तो इस फ्रैक्चर के अंदर हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल एंड। अगर मैं अल्ना का बोलता हूँ, अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड बोलता हूँ, इसका मतलब अल्ना का इस वाला। रेडियस का अगर प्रॉक्सिमल एंड बोलता हूँ तो फ्रैक्चर यहाँ का। लेकिन डिस्टल एंड ऑफ अल्ना बोलता हूँ तो फ्रैक्चर यहाँ का। अगर डिस्टल एंड ऑफ रेडियस बोलता हूँ तो फ्रैक्चर यहाँ का। तो ये फ्रैक्चर की अपने लैंडमार्क में बहुत हेल्पफुल होगा। क्लियर है? अगली जो चीज आती है बच्चों, अगली जो चीज आती है रेडियस और अल्ना से रिलेटेड क्या है? फ्रैक्चर की बात करें, रेडियस और अल्ना से रिलेटेड जो फ्रैक्चर होते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेडियस और अल्ना से रिलेटेड फ्रैक्चर के अंदर सबसे पहला फ्रैक्चर आता है कुलीज फ्रैक्चर। क्या आता है? कुलीज फ्रैक्चर आता है। अब कुलीज और दूसरा क्या होता है? स्मिथ। दोनों के दोनों डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर होते हैं। डिस्टल रेडियस का मतलब क्या हो गया? ये प्रॉक्सिमल रेडियस, ये डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर होते हैं। इसमें कुलीज की बात करें तो कुलीज के अंदर फ्रैक्चर ऑफ, ये भी किसका होता है? फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस। डिस्टल रेडियस का क्या होता है? फ्रैक्चर होता है। अगर मैं बात करूं कुलीज फ्रैक्चर तो ये क्या होता है? फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस। डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर है। साथ में अगर हम देखेंगे विथ हैंड कैसे मूव करता है, कुलीज के अंदर जो हैंड होता है वो आउटवर्ड मूव करता है, जबकि स्मिथ के अंदर जो हैंड होता है वो इनवर्ड मूव करता है। तो यहाँ हैंड कैसे मूव करेगा? हैंड मूव
हैंड मूव्स आउटवर्ड, कैसे मूव करेगा, आउटवर्ड। अगर मैं बात करूं इसमें हैंड आपको जब यह आउटवर्ड मूव करेगा तो हैंड आपको कुछ जो आपका स्पून होता है, फॉर्क, ट्यूनिक फॉर्क होता है, ट्यूनिक फॉर्क की तरह लगेगा। जो डिनर फॉर्क होता है, डिनर फॉर्क की तरह लगेगा। हैंड लुक लाइक डिनर फॉर्क, किसकी तरह, डिनर फॉर्क की तरह लगेगा। डिनर फॉर्क की तरह, इसका मतलब जो हैंड होगा कुछ इस तरह का लगेगा, जिस तरह से स्पून होता है ना, कुछ इस तरह का ऐसा हैंड लगेगा, डिनर फॉर्क की तरह हैंड महसूस होगा। अगर हम बात करें स्मिथ फ्रैक्चर की, स्मिथ फ्रैक्चर भी एक डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है। ये भी किसका फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस विथ हैंड। यहां पर कैसे मूव करेगा, हैंड मूव इनवर्ड, कैसे मूव करेगा, इनवर्ड। हैंड आपका इनवर्ड की तरफ मूव करेगा, इनवर्ड मूव करेगा। तो क्लियर है। इसमें आप देख सकते हो हैंड कैसे मूव कर रहा है, अंदर की तरफ, जबकि इसमें कुलिस फ्रैक्चर में हैंड कैसे मूव करेगा, आउटवर्ड। बट दोनों किसके फ्रैक्चर है, डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर है। क्लियर है। और यहां पर अगर बात करें तो हैंड लुक लाइक डिनर फॉर्क, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, अब भी आने की रिस्क होती है। अगली चीज आती है मोंटेजिया फ्रैक्चर। ये भी एक फ्रैक्चर होता है, अल्ना का फ्रैक्चर होता है। बट यहां पर अगर बात करें, यह आपका हैंड वाला इलाका है। तो अगर मैं बात करूं फ्रैक्चर, अल्ना का जो फ्रैक्चर होगा, बट किस एंड पर, प्रॉक्सिमल एंड। मैंने बोला था अल्ना का ये एंड होता है प्रॉक्सिमल एंड, ये एंड होता है डिस्टल एंड। जब अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड का फ्रैक्चर के साथ साथ जो रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, जो रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, ये भी क्या होता है, अगर डिसलोकेट होता है, तब इस प्रकार का जो फ्रैक्चर आपको, तो उसको बोलते हैं मेंटेजिया फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं, मेंटेजिया फ्रैक्चर, जिसमें अल्ना का, प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर होता है। बिल्कुल यहाँ पर प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर है, साथ में ये जो रेडियो अल्नार जो जॉइंट होता है, इसका साथ में डिसलोकेशन होता है, तब उस फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है, मोंटेजिया फ्रैक्चर। इसका मतलब अपर अल्नार फ्रैक्चर विथ प्रॉक्सिमल, अपना ये जो जॉइंट होगा, मैंने बोला था प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, ये इसका क्या होता है, साथ में डिसलोकेशन होता है, तब इस प्रकार के जो फ्रैक्चर्स को किस नाम से जाना जाता है, मोंटेजिया फ्रैक्चर। क्लियर है। अगली जो चीज आती है बच्चों, अपने नाम के फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग देखे जाए तो अगला जो फ्रैक्चर आता है ग्लेजी फ्रैक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फ्रैक्चर होगा, यहाँ पर लोअर रेडियस का फ्रैक्चर होगा, रेडियस का लोअर एंड रेडियस का फ्रैक्चर होगा, अंगूठे की तरफ फ्रैक्चर होगा। साथ में लोअर एंड, ये कौन है आपकी बोन, रेडियस बोन है, ये कौन है आपकी अल्ना बोन है। इस लोअर रेडियस में फ्रैक्चर के साथ साथ जो यहाँ पर डिस्टल जो रेडियो अल्नर जॉइंट था, वो क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। और इस प्रकार के जो फ्रैक्चर होता है, उनको किस नाम से जाना जाता है, ग्लेजी फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अरे क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग फ्रैक्चर कुछ आता है बार्टन फ्रैक्चर। बच्चों जो मैंने आपको स्मिथ एंड कुलिस फ्रैक्चर बताया था, इसके अंदर जो डिस्टल रेडियस होती है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और या तो इसमें हैंड आउटवर्ड मूव करेगा, इसमें हैंड इनवर्ड मूव करेगा स्मिथ फ्रैक्चर के अंदर। अगर हम बात करें कुलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर के बाद जो भी रेडियस का डिस्टल एंड का फ्रैक्चर है, उसका नाम है बार्टन फ्रैक्चर। इस फ्रैक्चर के अंदर रेडियस का सिर्फ जो पार्ट, जो रेडियस बोन का सिर्फ और सिर्फ आउटर पार्ट, जिसके ऊपर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, वो क्या होता है, फ्रैक्चर होता है। तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होता है, इसको किस नाम से बोला जाता है, बार्टन फ्रैक्चर। किस नाम से बोला जाता है, बार्टन फ्रैक्चर। तो बार्टन फ्रैक्चर है क्या बच्चों, फ्रैक्चर ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस बोन। रेडियस बोन के आर्टिकुलर सरफेस का जब फ्रैक्चर होता है, तो उस फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं, बार्टन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्लियर है। अगला जो नाम नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपके रेडियस और अल्ना के सारे फ्रैक्चर्स पूरे होते हैं, रेडियस और अल्ना बोन पूरी होती है। अगली जो बोन आती है वो आती है कार्पल बोन। कौन आती है, कार्पल बोन। कार्पल बोन की बात करें तो रेडियस और अल्ना के बाद 8 कार्पल बोन होती हैं। 8 कार्पल बोन के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं बच्चों। अगर नाम की बात करें तो सबसे बड़ी कार्पल बोन होती है वो होती है स्केपॉइड, और सबसे ज्यादा फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन कौन सी होती है, स्केपॉइड बोन होती है। और ये स्केपॉइड बोन होती है वो बोट शेप की बोन होती है। किस शेप की होती है, बोट शेप की। आप देख सकते हो स्केपॉइड की बात करें तो ये
ये पिंक कलर की जो बोन होती है स्केपॉइड बोन होती है, जो कि आपकी अल्ना के साथ स्केपॉइड बोन क्या बनाती है, एक जॉइंट बनाती है। ठीक है, अगर हम बात करें स्केपॉइड के बाद आती है लूनेट बोन। कौन सी बोन? लूनेट बोन, जो कि आपकी ये वाली बोन जस्ट रेडियस के साथ क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है। लूनेट बोन के बाद बात करें ट्रोंकेंट्रम, ट्रोंकेंट्रम के बाद आती है पिशीबोम, पिशीबोम के बाद आती है ट्रेपजियम, ट्रेपजॉइड, कैपेट एंड हेमेट। ये टोटल 8 बोन हो गई। इन 8 बोन की लोकेशन आपको बिल्कुल याद रखनी है बच्चों, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे, ये भी याद रखना है। मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन कौन सी होती है, इसके पॉइंट यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगली जो चीज आती है, अगर हम इनको इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, अगर इनको एक बोन पढ़े तो स्केपॉइड बोन को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर इस स्केपॉइड बोन की बात करें तो ये किस प्रकार की शेप की बोन है, बोट शेप बोन है। कैसी बोट है, बोन है, बोट शेप की बोन होती है। दूसरी चीज है मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन होती है, कार्पल बोन होती है। मोस्ट फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन कौन सी होती है, अगर बात करें तो स्केपॉइड बोन होती है। अगर किसी भी स्केपॉइड बोन के अंदर कार्पल फ्रैक्चर होता है, कार्पल बोन के अंदर अगर इस स्केपॉइड के अंदर जो फ्रैक्चर होता है, इस दौरान अपने को एक स्प्लिंट काम में लिया जाता है। वो कौन सा काम, इस स्प्लिंट या कास्ट काम में लिया जाता है, उस कास्ट का नाम है ग्लास होल्डिंग कास्ट। कौन सा कास्ट काम में लिया जाता है, ग्लास होल्डिंग कास्ट। तो इसके मैनेजमेंट के लिए कौन सा कास्ट काम में लिया जाता है बच्चों, ग्लास होल्डिंग कास्ट। ग्लास होल्डिंग कास्ट काम में लिया जाता है। या आपको पूछ सकते हैं, इसकी इमेज भी आपसे पूछी जा सकती है कि ग्लास होल्डिंग कास्ट का कहाँ काम में लिया जाता है, जब किस बोन का फ्रैक्चर होता है, स्केपॉइड बोन का फ्रैक्चर होता है। क्लियर है। अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, कार्पल के बाद अपन को पता है मेटाकार्पल कितनी होती है, 5 होती है, जिसमें से फर्स्ट मेटाकार्पल किसको बोला जाता है, थंब के जो नीचे होती है। उसके बाद सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। टोटल 5 मेटाकार्पल होती हैं। और फर्स्ट मेटाकार्पल थंब के जस्ट बेस पे जो नीचे होती हैं, फर्स्ट किसको बोला जाता है, थंब के नीचे होती है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोला जाता है। यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इन मेटाकार्पल से रिलेटेड फ्रैक्चर, इन मेटाकार्पल से रिलेटेड फ्रैक्चर के अंदर सबसे पहला फ्रैक्चर जो आता है वो बच्चों कौन सा आता है, बिनेट फ्रैक्चर। कौन सा आता है, बिनेट फ्रैक्चर, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिनेट फ्रैक्चर क्या होता है, बिनेट फ्रैक्चर जो फर्स्ट मेटाकार्पल होता है इसके बेस का फ्रैक्चर होता है। फर्स्ट मेटाकार्पल का बेस अगर हम बात करें, ये अगर एक मेटाकार्पल है, इस मेटाकार्पल के बाद यहां पर कौन स्टार्ट होती है, फेलेंजियस। क्लियर है। अगर इस फेलेंजियस की बात करें तो यहां पर ये जो चीज होती है, इस फेलेंजियस जहां से स्टार्ट होती है इसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल का नेक। और जहां पर ये जो स्टार्ट होती है बच्चों, ये जो मेटाकार्पल का इस जगह पर जो होता है वो होता है बेस। अगर बेस का जब फ्रैक्चर होता है, कौन सी, फर्स्ट मेटाकार्पल जो थंब के नीचे की तरफ जो मेटाकार्पल होती है, इसके जो बेस का जो फ्रैक्चर होता है, इस फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं, बिनेट फ्रैक्चर। इस अगर आपको पूछे व्हाट इज द बिनेट फ्रैक्चर, बिनेट फ्रैक्चर इज फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। साथ में ये जो मेटाकार्पल और कार्पल जॉइंट होते हैं, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होते हैं, इस जॉइंट का भी क्या होता है, डिसलोकेशन होता है। विथ डिसलोकेशन ऑफ मेटाकार्पो कार्पल जॉइंट। और अगर साथ में ये जॉइंट का डिसलोकेशन होता है और बेस का फ्रैक्चर के साथ डिसलोकेशन होता है, तब हम उसे किस नाम से बोलते हैं, बिनेट फ्रैक्चर। अगर हम बात करें बिनेट फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, ये जो बिनेट फ्रैक्चर होता है आप देख सकते हो, ये आपकी क्या है, फर्स्ट मेटाकार्पल, इसका जो बेस का फ्रैक्चर है, साथ में ये कार्पल और ये कौन है, ये कौन है, कार्पल है, ये आपकी मेटाकार्पल है, इनके बीच का जो जॉइंट होता है ये भी क्या होता है, डिसलोकेट हो जाता है। अगर इस प्रकार का जो फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली आपको बॉक्सर में देखने को मिलता है, जो बॉक्सर लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। क्लियर है। तो आपको पूछा जाएगा बिनेट फ्रैक्चर क्या है, दूसरा बिनेट फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलता है, बॉक्सर के अंदर। क्लियर है। अगली जो चीज आती है बच्चों, एक होती है रोलांडो फ्रैक्चर। कौन सा आता है, रोलांडो फ्रैक्चर। ये भी आपका फर्स्ट मेटाकार्पल के बेस का फ्रैक्चर होता है, बट यहां पर फर्स्ट मेटाकार्पल के बेस का फ्रैक्चर होता है, बट यहां पर
जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है उसका डिसलोकेशन नहीं होता है। यहां पर अगर बात करें, ये जो देख रहे हो बच्चों, यहां पर भी आपके बेस का फ्रैक्चर है, बट यहां पर ये जो फ्रैक्चर होता है, इस फ्रैक्चर के दौरान कार्पो एंड मेटाकार्पल, ये आपका कौन सा है, मेटाकार्पल, ये है कार्पल, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट होता है उसको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं। इस जॉइंट का डिसलोकेशन नहीं होता है, बट यहां पर जो फ्रैक्चर होता है जिसमें मेटाकार्पल एटलीस्ट 3 टुकड़ों में टूटती है। एटलीस्ट कितने टुकड़ों में टूटती है? फर्स्ट मेन पार्ट होता है, 2 क्या होते हैं, साइड के पार्ट होते हैं, 3 टुकड़ों में टूटती है। जबकि अगर मैं बात करूं बॉक्सर फ्रैक्चर के अंदर, अगर मैं बात करूं बिनेट फ्रैक्चर में, तो सिर्फ और सिर्फ मेटाकार्पल के 1 टुकड़ा होगा। अरे क्लियर है? यहां पर मेटाकार्पल का कितना होगा, 1 टुकड़ा होगा। जबकि यहां पर रोलांडो फ्रैक्चर के अंदर मेटाकार्पल के बेस का फ्रैक्चर है, ये भी वो भी मेटाकार्पल के बेस का फ्रैक्चर है। यहां पर मेटाकार्पो कार्पो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट नहीं होता है, जबकि बिनेट फ्रैक्चर के अंदर जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट होता है। क्लियर है? इन दोनों को आपको कैसे याद करना है, एक दूसरे को कंपेयर करके याद करना है। क्लियर है? अगली जो चीज आती है, अगला नाम है बॉक्सर फ्रैक्चर। बच्चों ये जो फ्रैक्चर होता है ये भी फिफ्थ मेटाकार्पल का फ्रैक्चर होता है। बट मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर ये मेटाकार्पल है, इस मेटाकार्पल फेलेंजेस की तरफ यहां पर तो होता है, इसकी नेक होती है, जबकि ये जो लोअर पार्ट के ऊपर क्या होता है, बेस होता है। क्लियर है? अगर ये फिफ्थ मेटाकार्पल की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं आपके चिट्टू मिट्टू की बात कर रहा हूं। इस चिट्टू मिट्टू का जो नेक होता है, इस चिट्टू मिट्टी का जो नेक होता है, इसका जब फ्रैक्चर होता है तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या बोला जाता है, बॉक्सर फ्रैक्चर। और अगर आपसे पूछे बॉक्सर फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं, स्ट्रीट फाइटर फ्रैक्चर, आल्सो कॉल्ड स्ट्रीट फाइटर फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यहां पर जो फ्रैक्चर होता है वो फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल का फ्रैक्चर माना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉक्सर फ्रैक्चर। तो बच्चों यहां पर 3 तरह के स्पेशल टाइप के फ्रैक्चर हो गए। सबसे पहला बिनेट फ्रैक्चर, दूसरा रोलांडो फ्रैक्चर, तीसरा हो गया बॉक्सर फ्रैक्चर। इन तीनों फ्रैक्चर को आपको याद रखना है, बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? अगली जो चीज आती है वो कौन सी आती है बच्चों, कार्पल के बाद आती है फेलेंजेस। फेलेंजेस में कुछ याद नहीं रखना है बच्चों, टोटल कितनी फिंगर के अंदर कितनी बोन होती है, टोटल 14 बोन होती हैं। और हर एक बोन को क्या बोलते हैं, फ्लैंक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फ्लैंक्स। और हर एक अंगुली के अंदर 3 फ्लैंक्स होते हैं। बट अगर मैं अंगूठे की बात करूं तो 2 फ्लैंक्स हो गए। अगर हर एक अंगुली में 3 फ्लैंक हो गए तो 4 अंगुलियों में 12 फ्लैंक्स, और अंगूठे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लैंक्स होते हैं, इसलिए 12 और 2 कितने हो गए, 14। टोटल फेलेंजेस कितनी होती है अपनी, 14। अगर फेलेंजेस के बाद में ये अपर एक्सट्रीमिटी कंप्लीट होती है, उसके बाद हम बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की। किसकी बात करते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी। लोअर एक्सट्रीमिटी में सबसे पहली जो बोन आती है तो वो कौन सी आती है, फीमर। बच्चों यहां पर मैं पेल्विक गडल की बात नहीं करूंगा, पेल्विक गडल की बात आपको ओबीजी वाली मैडम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की। लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर सबसे पहली बोन आती है फीमर, और अपने को पता है कि जो फीमर होती है अपने बॉडी की सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। बट अगर मैं बात करूं, अगर किसी को फीमर का फ्रैक्चर होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होती है फैट एम्बोलिज्म की। किसकी रिस्क होती है, फैट एम्बोलिज्म की, क्योंकि फीमर के अंदर जो मेडुलरी कैविटी है, उस मेडुलरी कैविटी में येलो बोन मैरो है, और येलो बोन मैरो के अंदर क्या होता है, फैट होता है। और जब भी उस फीमर के जो मेन पार्ट होता है जिसको अपन डाइफाइसिस या साफट बोलते हैं, उस साफट के जब भी फ्रैक्चर होता है तो रिस्क क्या होती है, फैट एम्बोलिज्म के रिस्क होती है। दूसरा, अगर मैं फीमर की बात करूं तो फीमर का जो प्रॉक्सिमल एंड है यह आपका हिप जॉइंट बनाता है, जिसको कॉक्सल जॉइंट बोलते हैं, जबकि डिस्टल एंड आपका क्या बनाएगा, नी बनाएगा। अगर मैं प्रॉक्सिमल एंड की बात कर रहा हूं, प्रॉक्सिमल एंड यह आपका कौन सा जॉइंट बनाएगा, हिप जॉइंट। और इस हिप जॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉक्सल जॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉक्सल जॉइंट। अब हिप जॉइंट के बारे में अगर आगे बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों इसका जो डिस्टल एंड है, फीमर का डिस्टल एंड जो कि नी की तरफ होता है, उस एंड को क्या बोला जाता है, डिस्टल एंड। और डिस्टल एंड क्या बनाएगा, आपका नी का फॉर्मेशन करेगा, नी जॉइंट का
फॉर्मेशन करेगा, नी जॉइंट बनाएगा। और बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे भारी जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? नी जॉइंट होता है, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट होता है। अब जब इसकी बात करते हैं तो बच्चों फीमर के अंदर पार्ट की बात की जाती है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है? इस फीमर का हेड, सबसे बड़ी बात आती है फीमर का हेड। हेड के बाद में ये जो चीज आ रही है ये फीमर की क्या है? नेक। इस हेड के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है और यही हेड पेल्विक की जो कैविटी होती है उसके अंदर फिट होता है। और अगर मैं बात करूं ये हेड पेल्विक की कैविटी के अंदर फिट होता है। और दूसरी आती है हेड का, फीमर का ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाता है? नेक। और उसके बाद ये जो पार्ट होता है इसको ग्रेटर ट्रोकेंटर बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक उभार होता है जिसको क्या बोला जाता है? लेजर ट्रोकेंटर। और उसके बाद ये जो बड़ा पार्ट होता है इस बड़े पार्ट को साफ्ट बोला जाता है, साफ्ट ऑफ फीमर बोला जाता है। इस बड़े वाले पार्ट को क्या बोला जाता है? साफ्ट ऑफ फीमर। जब आप नी की तरफ देखते हो तो आपके जो मीडियल यहाँ पर मिड लाइन की तरफ यहाँ पर एक कॉन्डाइल होता है जिसको क्या बोलते हैं? मीडियल कॉन्डाइल। और ये इस पार्ट को, इस कॉन्डाइल को क्या बोला जाता है? मीडियल कॉन्डाइल। और जो आप मिड लाइन से दूर होता है इसको क्या बोला जाता है? लेटरल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल है या आपका कौन सा है? मीडियल कॉन्डाइल। उसके बाद यहाँ पर एक कैविटी होती है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोसा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं फीमर का हेड अपने पेल्विस की एसिटाबुलम कैविटी के साथ क्या होता है? फिट होता है। और एसिटाबुलम कैविटी के साथ फिट होकर यहाँ पर हिप जॉइंट या कॉक्सल जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? अब मैं बात करूं इसका हेड, कुछ हिस्सा फीमर का मैक्सिमम हिस्सा क्या रहता है? किसके अंदर रहता है बच्चों? इस कैविटी के अंदर रहता है। और कुछ हिस्सा क्या रहता है? बाहर रहता है। इतना हिस्सा लगभग एसिटाबुलम के अंदर की तरफ रहता है और बाकी वाला जो हिस्सा होता है वो बाहर रहता है। ये जो कैविटी के अंदर की तरफ रहता है, कुछ हिस्सा क्या रहता है? कैविटी से बाहर की तरफ रहता है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपकी क्या होगी? फीमर। और फीमर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रैक्शन। फीमर के जो फ्रैक्चर से रिलेटेड बहुत सारे ट्रैक्शंस होते हैं और इन ट्रैक्शंस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रैक्शन होता है वो होता है गैलो ट्रैक्शन, या इसी को क्या माना जाता है? क्या बोला जाता है? ब्रियांट ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है? ब्रियांट ट्रैक्शन। ये जो ट्रैक्शन है ये बच्चों में यूज लिया जाता है जिनकी उम्र 2 साल से कम होती है, उनके अंदर यूज लिया जाता है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, सर किसके लिए यूज्ड फॉर फ्रैक्चर ऑफ साफ्ट ऑफ फीमर। फीमर के साफ्ट के लिए यूज लिया जाता है, फ्रैक्चर ऑफ साफ्ट ऑफ फीमर। अगर फीमर का जब साफ्ट का फ्रैक्चर होता है या आपका फीमर का ग्रेटर ट्यूबरकल्स और ये नेक हो गया, यहाँ पर ये हेड हो गया, उसके बाद यहाँ लेजर ट्यूबरकल्स हो गया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल है, ये लेटरल कॉन्डाइल है। ये जो वाला पार्ट है मैंने आपको बताया था कि ये फीमर का क्या होता है? साफ्ट ऑफ फीमर कहलाता है। अगर यहाँ का जब फ्रैक्चर होता है तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों के अंदर जिनकी उम्र कितनी 2 साल से कम होती है उनके लिए कौन सा ट्रैक्शन यूज लिया जाता है? गैलो ट्रैक्शन, या इसी को किस नाम से जानते हैं? ब्रियांट ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगली जो चीज आती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आती है थॉमस स्प्लिंट। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि थॉमस स्प्लिंट का यूज फीमर फ्रैक्चर और नी इमोबिलाइजेशन में किया जाता है। क्लियर है? अगला जो फ्रैक्चर आता है ट्रैक्शन आता है वो कौन सा है? हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन। ये हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन एडल्ट के अंदर अगर किसी फीमर की साफ्ट ऑफ फीमर का क्या है? साफ्ट ऑफ फीमर का क्या है फ्रैक्चर, उसमें यूज लिया जाता है। और बच्चों इस इमेज को याद रखना, ये इमेज आपके बार बार एग्जाम में आती है। रसल ट्रैक्शन की इमेज, हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप नॉर्थ सेट जैसे बड़े बड़े एग्जाम देते हो। उसके बाद बड़ी जो चीज़ आती है वो स्पाइका कास्ट। बच्चों ये स्पाइका कास्ट आप देख सकते हो, इस स्पाइका कास्ट के 2 इमेज है। ये बाइलेटरल स्पाइका कास्ट है जबकि ये क्या है? यूनिलेटरल हिप स्पाइका कास्ट है बच्चों। और कंजेनाइटल हिप डिस्प्लेसिया के अंदर भी यूज लिया जा सकता है और फीमर का फ्रैक्चर होता है उस समय भी इसका यूज लिया जा सकता है। आपको सीधा सीधा वहां पर इमेज देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। मेनली 2 इमेज देखने को मिलेगा, स्पाइका कास्ट, दूसरा है हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन। ये ट्रैक्शन भी साफ्ट ऑफ फीमर में यूज लिया जाता है
फ्रैक्चर में, और यहाँ पर भी शाफ्ट ऑफ ह्यूमर का जो फ्रैक्चर होता है उसमें यूज लिया जाता है, और कंजेनाइटल जो हिप डिस्लोकेशन होता है उसमें भी ये यूज लिया जाता है। अरे क्लियर है। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट चीज आती है, आप सब मेरे को इसका जवाब देंगे कि जो गुड क्राइटेरिया होता है ये किसके लिए यूज लिया जाता है। कौन सा क्राइटेरिया? गुड्स क्राइटेरिया। बच्चों आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्राइटेरिया के बेसिस पे क्वेश्चन। उसमें से नाम है गुड्स क्राइटेरिया यूज फॉर, किसके लिए यूज लिया जाता है? ये लिया जाता है फैट एम्बोलिज्म के लिए। किसके लिए? फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म की बात करें, फैट एम्बोलिज्म की बात करें तो जब लॉन्ग बोन का जब फ्रैक्चर होता है तो उस कंडीशन में जो येलो बोन मैरो के फैटी ग्लोब्यूल्स हैं ये आपकी ट्रेवल करते हुए कहाँ आएंगे? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ब्लड स्ट्रीम में आकर या आपके लंग्स में या किसी जगह पर क्या हो सकते हैं? ट्रैप हो सकते हैं। इस पार्ट को क्या, इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज को क्या बोला जाता है? एम्बोलिज्म। जब फैट अपने ब्लड स्ट्रीम के साथ मूव करता है, एक जगह से लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह पर जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? एम्बोलिज्म। और जब फैट एम्बोलिज्म होता है तो इस फैट एम्बोलिज्म को डायग्नोज करने के लिए ग्रूड ने एक क्राइटेरिया दिया था, इनका नाम है ग्रूड क्राइटेरिया। इसके अकॉर्डिंग उसने बोला था कि अगर ये सिम्टम्स आपको दिखे तो कुछ माइनर सिम्टम्स होते हैं, कुछ मेजर सिम्टम है। इन्होंने ये बोला कि हम माइनर सिम्टम में 4 सिम्टम काउंट करेंगे और मेजर में भी 4 सिम्टम काउंट करेंगे, और माइनर में भी क्या करेंगे? 4 सिम्टम काउंट करेंगे। मेजर में अगर उन्होंने देखा कि अगर किसी पर्सन को एक्सिलरी पिटेचिया प्रेजेंट है तो हम ये सजेस्ट करेंगे क्या हो सकता है? फैट एम्बोलिज्म। दूसरा, अगर उसी पर्सन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ब्लड के अंदर 60 से 60 mm ऑफ Hg से कम आ रहा है तो ये भी एक क्या है? मेजर क्राइटेरिया। अगला पर्सन की बात करें तो अगर उस पर्सन के अंदर CNS डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह, इस प्रकार के डिजीनेस वगैरह अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो वो भी आपका मेजर थर्ड क्राइटेरिया होगा। और जो फोर्थ मेजर क्राइटेरिया होता है वो होता है पल्मोनरी एडेमा। और पल्मोनरी एडेमा के लिए आपको, आप जब लंग्स के ऊपर आप लंग साउंड सुनोगे तो किस प्रकार का? क्रेपिटस साउंड आएगा, क्रैकल साउंड आपको सुनाई देगा। अगर वो क्रैकल साउंड है, साथ में डिस्निया भी है, तो वो किसको? फ्रॉथी स्पुटम भी आ रहा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? पल्मोनरी एडेमा को। तो उसने ये ग्रूड ने बोला कि ये 4 में से अगर कोई एक क्राइटेरिया प्रेजेंट है, 4 में से मेजर अगर एक है और साथ में अगर 4 में से एक मेजर है और 4 माइनर क्राइटेरिया हैं, तो इट इज ए कंडीशन ऑफ फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म की क्या है? ये कंडीशन है, और फैट एम्बोलिज्म का क्या है? ये डायग्नोसिस बन सकता है। अब देख सकते हैं माइनर क्राइटेरिया के अंदर उसने क्या चीज रखी है? 4 चीजें। इसके भी 4 माइनर क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया आता है, हार्ट रेट के साथ अगर फीवर आ रहा है पर्सन को और उस पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन का काउंट कम है, साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इसका मतलब प्लेटलेट्स काउंट कम है। तीसरी, फैट के अंदर फैट ग्लोब्यूल देखने को मिल रहे हैं यूरिन के अंदर या स्पुटम के अंदर, तो भी वो किस में रखा जाता है? माइनर क्राइटेरिया में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एम्बोलिज्म प्रेजेंट होता है कहाँ पर? रेटिना में। तो ये चारों चीजें, हार्ट रेट का बढ़ना, एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फैटी ग्लोब्यूल्स यूरिन और स्पुटम के अंदर, और एम्बोलिक प्रेजेंट इन रेटिना, ये तीनों के चारों किस में रखे गए हैं? माइनर क्राइटेरिया के अंदर। बच्चों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन मेजर क्राइटेरिया में आता है, कौन माइनर क्राइटेरिया में आ रहा है। आजकल के ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ये पूछा जा सकता है। और डायग्नोस करने के लिए अगर आपके पास एक मेजर क्राइटेरिया है और 4 माइनर क्राइटेरिया प्रेजेंट है, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि पर्सन को क्या हो गया है? फैट एम्बोलिज्म। हम बात करेंगे फैट एम्बोलिज्म कब होता है, कब नहीं होता है, इसके बारे में। तो रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट ये है कि अगर एक मेजर और 4 माइनर है तो पर्सन को कंफर्म क्या है? फैट एम्बोलिज्म है। क्लियर है। अगली जो चीज आती है बच्चों, वो आती है फीमर के बाद जो अगली जो नेक्स्ट बोन है वो है पटेला। और पटेला को नी कैप के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? नी कैप के नाम से जानते हैं। और ये एक ट्रेंगुलर बोन होती है। कैसी बोन होती है? ट्रेंगुलर बोन होती है। दूसरा, मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये एक सिस्मोइड बोन है। क्या है? सिस्मोइड बोन।
किस प्रकार की बोन है? सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन का मतलब क्या हो गया? ये बोन आपकी कहाँ धसी रहेगी? टिश्यू के अंदर क्या रहती है? धसी हुई रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सिस्मोइड बोन। क्या बोला जाता है? सिस्मोइड बोन। और अगली जो चीज आती है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इस पटेला से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बन सकता है, नी कैप किसको बोला जाता है? दूसरा, ये इसकी शेप कैसी होती है? तीसरा क्वेश्चन बनता है, ये एक सिस्मोइड बोन है, बिल्कुल सही बात है। अगर चौथा क्वेश्चन बनता है कि पटेला का अगर फ्रैक्चर होता है तो किस प्रकार का कास्ट यूज किया जाता है? उसमें सिलेंड्रिकल कास्ट या जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कास्ट यूज या ट्यूब कास्ट यूज लिया जाता है। कौन सा कास्ट? सिलेंड्रिकल और ट्यूब कास्ट इसमें यूज लिया जाता है। और सिलेंड्रिकल और ट्यूब कास्ट आप देख सकते हो इस इमेज में क्लियरली, ये जो कास्ट है ये पटेला के फ्रैक्चर के लिए यूज लिया जाता है। बार बार इस क्वेश्चन आ सकता है इमेज बेस पर। अगला जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा आता है? टिबिया एंड फिबुला। ये बोन काफी बहुत अच्छी बोन है। अगर मैं बात करूं इसमें, इस पिक्चर के अंदर सबसे बड़ी जो बोन दिख रही है यह आपकी टिबिया होती है, और इसमें जो छोटी सी पतली सी बोन दिख रही है यह आपकी क्या होती है? फिबुला। सबसे इंपॉर्टेंट है टिबिया और फिबुला का प्रॉक्सिमल एंड। अगर मैं बात करूं इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है ये तो नी बनाएगा, और ये डिस्टल एंड आपका क्या बनाएगा? एंकल। नी भी एक तरह का हिंज जॉइंट है और बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है। अगली जो आती है एंकल। एंकल भी एक किस प्रकार का हिंज जॉइंट है, और ये भी एक साइनोवियल जॉइंट है। अगर मैं बात करूं टिबिया और फिबुला, इस टिबिया को चिन बोन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? चिन बोन के नाम से जानते हैं। अगली जो चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इनके लैंडमार्क, और इसके बोन के ऊपर लैंडमार्क बहुत जरूरी है। और यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी? टिबिया की। टिबिया के अंदर दो कॉन्डाइल होते हैं, जो मिड लाइन की तरफ होते हैं मीडियल कॉन्डाइल, और जो बाहर की तरफ होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल के नीचे की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं यहां पर एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टीबियल ट्यूबरोसिटी। किस नाम से जानते हैं? टीबियल ट्यूबरोसिटी। और बच्चों ये टीबियल ट्यूबरोसिटी अपने लिए एक अच्छा लैंडमार्क बन जाता है। जब कभी इमरजेंसी के अंदर आईवी लाइन या आईवी एसएस आपको नहीं मिलता है तो आप इमरजेंसी के अंदर इंट्राओशियस इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं। एक इंट्राओशियस नीडल आती है, स्पेशल टाइप उसका होता है, स्पेशल शेप होती है इंट्राओशियस नीडल। आई सजेस्ट कि आप जाके यूट्यूब पर या फिर कहीं पे भी आप देख सकते हो, गूगल पर जाके वो उस नीडल की फोटो देख लेना, वो नीडल आ सकती है इमेज में। और उस नीडल जो इंट्राओशियस नीडल है, इमरजेंसी के अंदर अपन इस ट्यूबियल ट्यूबरोसिटी के नीचे, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। और आप इमरजेंसी में आपको आईवी फ्लूइड देना है, ब्लड प्रोडक्ट देना है, जो भी देना है आप इसके थ्रू दे सकते हैं। तो बेस्ट साइट फॉर इंट्राओशियस इंजेक्शन इन इमरजेंसी आपको पूछ ले तो बिलो द टिबियल ट्यूबरोसिटी, बिलो द टिबियल ट्यूबरोसिटी। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इमरजेंसी के अंदर इंट्राओशियस इंजेक्शन की बेस्ट साइट कौन सी होती है? टिबियल ट्यूबरोसिटी। टिबियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे की तरफ आपको क्या करना होता है? इंजेक्शन को पुटअप करना होता है। अगला जो चीज आती है वो आती है टिबिया और फिबुला से रिलेटेड फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर आपको बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला जो चीज आती है वो आती है कौन सी बच्चों? रनर फ्रैक्चर। रनर फ्रैक्चर में, रनर फ्रैक्चर किसको बोलते हैं? फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फिबुला, या फिर मैं बोल सकता हूं लोअर फिबुला का जब फ्रैक्चर होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों, इस एक्सरे के अंदर आप देख सकते हो, ये जो बड़ी वाली जो बोन दिख रही है ये आपकी कौन सी बोन है? ये टिबिया बोन है। जस्ट इसके पीछे ये छोटी वाली बोन है, जो इसके बाद ये एंकल बनता है। तो ये इस प्रकार का डिस्टल एंड पर जो फिबुला का जो फ्रैक्चर होता है, इस फ्रैक्चर को किस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं? फिबुला को फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर रनर फ्रैक्चर। अगला जो चीज आता है बम्पर फ्रैक्चर। बम्पर फ्रैक्चर में अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल एंड होता है किसका? प्रॉक्सिमल एंड किसका? अगर मैं बात करूं टिबिया का, फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया।
टीबिया का जो प्रॉक्सिमल एंड है उसका फ्रैक्चर है, बट प्रॉक्सिमल एंड में भी आपको एक स्पेशल पार्ट पूछ ले तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, टीबियल पटेव। क्या बोला जाता है, टीबियल पटेव प्लेट्यू। टीबियल प्लेट्यू का जो फ्रैक्चर होता है उस फ्रैक्चर को किसको बोला जाता है, बम्पर फ्रैक्चर। आप देख सकते हो यहां पर ये जो नी है, इस नी के ऊपर ये जो बोन है उसको अपन ने क्या नाम दिया, पटेला। और यहां पर ये जो बोन दिख रही है आपको, ये जो बोन दिख रही है आपको, यहां पर ये बोन है टीबिया, और ये जो पास में बोन दिख रही है ये है फिबुला। अब जो टीबिया का जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का जो फ्रैक्चर होता है तो हम उस फ्रैक्चर को किस नाम से जानते हैं, बम्पर फ्रैक्चर। इसका मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट को क्या बोला जाता है, टीबियल प्लेट्यू। टीबियल प्लेट्यू का जब फ्रैक्चर होता है तो इस प्रकार का फ्रैक्चर को क्या बोला जाता है, बम्पर फ्रैक्चर। क्लियर है। अगली जो चीज आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कौन सी होती है, नेक्स्ट बात करते हैं इससे रिलेटेड स्प्लिंट, टीबिया और फिबुला और पटेला से रिलेटेड कुछ स्प्लिंट की बात करते हैं। तो एक स्प्लिंट का नाम है पीटीबी कास्ट। पीटीबी कास्ट का यूज अपने को टीबिया फ्रैक्चर्स के अंदर करते हैं। और बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि पीटीबी कास्ट का ये किसका इमेज है, ये पीटीबी कास्ट का इमेज है। अगला जो चीज आती है बॉलर ब्राउन स्प्लिंट। में आपको पिछली क्लास में मैंने ये स्प्लिंट के बारे में बताया था। ये स्प्लिंट का यूज आपके फीमर के फ्रैक्चर में, नी के फ्रैक्चर में, टीबिया के फ्रैक्चर के अंदर किया जाता है और इसका इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बता रखा है, वहां पर जाके आप अवश्य पढ़ें। अगली जो चीज आती है, हम टीबिया के बाद हम बात करें, टीबिया एंड फिबुला के बाद अगली जो आती है वो आती है टॉर्सल बोन। अगर मैं टॉर्सल बोन की बात करूं तो मुझे पता है टॉर्सल बोन यहाँ पर 7 होती है, जबकि मेटाटार्सल बोन होती है 5 और फेलेंजियस फिर से जाकर कितनी हो जाती है 14। अगर मैं टॉर्सल बोन की बात करता हूं तो 7 टॉर्सल बोन है, उसमें से सबसे बड़ी बोन होती है जो आपका हिल बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, कैल्केनियस बोन। क्या बोलते हैं, कैल्केनियस बोन। ये जो बोन होती है बच्चों, मोस्ट फ्रैक्चर टॉर्सल बोन होती है अपने, कौन सी होती है, कैल्केनियस बोन। इस कैल्केनियस बोन को अपन लिख सकते हैं इट इज द मोस्ट फ्रैक्चर बोन ऑफ टार्सल। टार्सल बोन में से सबसे ज्यादा अगर कोई फ्रैक्चर बोन होती है वो होती है कैल्केनियस, क्योंकि ये सबसे बड़ी बोन होती है, ये आपका हिल बनाती है, एडी बनाती है आपकी, यही क्या बनाती है, आपकी हिल बनाती है और मोस्ट फ्रैक्चर्ड होती है। उसके बाद अगर टार्सल बोन की बात करें तो अगली जो टार्सल आती है नेविकुलर बोन, कुबोइड्स बोन, और 3 क्या होती है, कोनिफॉर्म बोन होती है। 3 ये होती है और लगभग 2 ये होती है, 3 2 5 और 6 और 7 की बात करें तो कितनी हो गई टोटल, टार्सल बोन 7 हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाटार्सल की। तो मेटाटार्सल मैंने आपको बता रखा है कितनी होती है, 5 होती है। उसके बाद फेलेंजियस की बात करें तो यहाँ पर भी कितनी फेलेंजियस होती है, 14 फेलेंजियस होती है। क्लियर है। अगली जो चीज आती है वो आती है आपका थैंक यू। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए अपने PPR पॉइंट के साथ, VS नर्सिंग के साथ। थैंक यू सो मच।